हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बात करने वाले हैं। देखिए, आज का जो क्लास है वो केमिस्ट्री के जो विलेन चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक पर, यानी इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक आपका है पराशरण दाब, और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो पराशरण दाब क्या होता है, किस तरीके से चीजें इसमें आती है। ठीक है, पराशरण पहले क्या होता है ये समझेंगे, फिर पराशरण दाब क्या होता है, पराशरण के प्रकार क्या है। ठीक है, इस तरीके के हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हो सकता है कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी हो जाए। ठीक है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जो कि हर एक टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका जो सेशन चल रहा है ये आपका 2025 के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यानी उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए एक ऐसी क्लास है जिसमें वो हर एक चीज कम से कम समय में हर एक चीज कंप्लीट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने आता है कि पराशरण शब्द जो है, तो पराशरण दाब क्या है, ठीक है, या पराशरण क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं पराशरण क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है। पराशरण को इंग्लिश ऑस्मोसिस बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में आपको कुछ समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक एक मतलब कोई भी आप बर्तन ले लीजिए या जार ले लीजिए। अब इसमें हम देखिए क्या किया है, ये आपका है अर्धपारगम झिल्ली, जो बीच में डैश डैश है, ये है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली ये है। ठीक है, अब ये अर्धपारगम झिल्ली से दो अलग अलग चीज रखेंगे। देखिए, दो विलेन रखेंगे। ये आपका विलेन, ये फर्स्ट, ये आपका विलेन सेकेंड होगा। इनमें विलेन की जो होती है आप बोल सकते हो सांद्रता। ठीक है, अगर एक विलेन की सांद्रता कम है, एक विलेन की ज्यादा है, तो एक तनु विलेन है और एक सांद्र विलेन है। तो तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर, किससे? तनु विलेन से सांद्र विलेन की ओर जो विलायक के अणु होते हैं, किसके अणु? विलायक के अणु स्वतः आते हैं, किससे? इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। तो इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण कण, याद रखिए जो उसमें शुद्ध होता है इसमें क्या होते हैं? विलायक के कण आते हैं। विलायक, तो जो आपके विलायक के कण होते हैं, विलायक के कण कहाँ जाते हैं? देखिए, तनु से सांद्र की ओर, तनु से सांद्र की ओर जाते हैं विलायक के अणु। तो इस प्रकार की जो आपकी प्रक्रिया होती है, इस घटना को ये स्वतः होता है और इसे कहते हैं क्या? परासरण। यह कौन सी प्रक्रिया है? परासरण की क्रिया। यानी जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण स्वतः अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। यही चीज देखिए आपके यहाँ रेफरेंस में लिखा है। तो एक एक टॉपिक अच्छे से अब एक एक शब्द पढ़ लीजिए, आपको जितना से बताया यही चीज यहाँ पर होता है। देखिए क्या करा, परासरण की क्रिया को सर्वप्रथम एबे नॉलेट ने प्रेक्षित किया था। सबसे पहले इस चीज को बताया किसने, देखा किसने? तो एबे नॉलेट ने, उन्होंने इस चीज को देखा। ठीक है, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों की वो अर्धपारगम झिल्ली, अच्छा अर्धपारगम झिल्ली होती क्या? देखिए, अर्धपारगम झिल्ली एक चयनात्मक झिल्ली होती है जो कुछ निश्चित कणों को ही अपने से आर पार जाने देती है, सभी को नहीं। लेकिन यहाँ पर वो क्या करती है, यहाँ पर वो सिर्फ विलायक के कणों को अपने से आर पार जाने देती है, विलेय कणों को नहीं जाने देती। तो कम, देखिए लिखा कम सांद्रता के विलयन से विलायक के, हाँ ये समझिए, विलायक किसके? विलायक के अणु इससे निकलकर अधिक सांद्रता, किस सांद्रता की ओर? अधिक सांद्रता की ओर विलयन में तब तक पहुंचते रहते हैं जब तक, अच्छा ये प्रक्रिया कब तक होगी सर? क्या ये हमेशा चलती रहेगी या कभी रुकेगी कि? हाँ रुकेगी, लेकिन कब? जब तक झिल्ली के दोनों तरफ इसकी सांद्रता समान न हो जाए। इस प्रकार विलायक का कम सांद्रता से विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों विलयन बराबर थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप इस चीज को, जब कॉन्स्टेंसिस हो गया, परासरण हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरफ जो आपका विलयन है वो आधा हो चुका है, इस तरफ का पूरा हो गया, यानी यहाँ पर इनकी सांद्रता समान हो चुकी है। जब सांद्रता समान हो जाएगी तो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण जाना रुक जाएंगे। ये परासरण की क्रिया होती है। तो क्या आपको क्लियर हो गया परासरण क्या होता है? चलिए, अब अगर आप परासरण क्लियर हो गया तो उसके बारे में कुछ और चीज जानते हैं। अब देखिए, इस चीज को आप प्रेक्षित खुद कर सकते हो, खुद देख सकते हो। आप कैसे सर करेंगे? क्या आप खुद प्रेक्षित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अब सर कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पर आपको लिए चाहिए क्या? अंडा। यानी उदाहरण देखिए, एक अंडा है, अंडे के दो खोल या आवरण होते हैं। अब जानते हो नहीं, अंडे में दो खोल होते हैं। सर हमने तो एक ही देखा है ऊपर से, वो कैल्शियम वाला। नहीं सर, दो खोल होते हैं। देखो बात सुनो, जो आप अंडे को अगर क्या करो, उबाल के देखो। ठीक है, आप अगर ऐसे देखोगे तो नहीं देख पाओगे। उबालो अंडे को और फिर उसके बाहर के कवच को आराम से निकालो, तो उसके अंदर ना आपको एक पतली सी परत निकलती है। बोलिए निकलती कि नहीं? हाँ निकलती। वो जो पतली सी परत होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। वो क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली।
अब देखिए आपको साइंटिफिक रीज़न चाहिए या फिर आप इसको प्रायोगिक रूप से देखना चाहते हैं, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण होता है जो उस आपको दिया है, समझ लीजिए, बढ़ के बता दे रहे हैं। देखिए, बाह्य खोल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा भीतरी खोल एक पारदर्शी अर्धपारगम झिल्ली होती है, यानी भीतरी क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, अंडे को तनु एचसीएल में, अगर आप तनु एचसीएल में अंडे को डाल दें तो उसका बैग खुल उतर जाता है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके टूट जाता है, उससे उतर जाता है। ठीक है, तथा भीतरी खोल प्रभावित नहीं होता, और भीतर जो खोल होता है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, यानी बाह्य खोल को उतार कर उसे एक अंडे को आंसू जल में तथा दूसरे अंडा को नमक या संतृप्त विलयन में डाल दिया जाए। यानी यहाँ देखिए हम क्या करें, एक अंडे को लिए, ठीक है, अब अंडा को क्या करें, ले लिया जाए। चलिए अंडे को ले लेते हैं यहाँ पर, तो अंडा कैसा होगा, व्हाइट। ये आपका एक अंडा हो, ठीक है। अब बात समझिएगा, देखिए एक अंडा है आपका, इस अंडे को हम 2 बिलियन मिलेंगे, कितने बिलियन मिलेंगे, 2 बिलियन। कौन कौन से बिलियन होने चाहिए सर, तो देखो यहाँ पर आप, चलिए स्पेशल ले आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर है, ये ले लें, इसमें कम पड़ेगा, इसको ले, चलिए ठीक। देखिए हम 2 4 लेंगे, ठीक है, ये आपका एक हो गया और ये दूसरा हो, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, 2 जार लिया, अब इसमें क्या करते हैं, लिक्विड का कलर बदलते हैं, ये करते हैं, इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं, चलिए इसी फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार अंडे को, एक बार इस अंडे को भी भर भर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं अंडा तो है भाई। चलिए ये आपका पूरा, अब अंडा लग रहा है आपको, हाँ सर अब अंडा। तो देखिए ये अंडे को लिया, अब इस अंडे को हमने क्या किया, 2 अलग अलग विलयनों में डाल दिया, 2 अलग विलयन। अभी कौन कौन से विलयन है, देखिए ये विलयन आपके हैं, सबसे पहले ये विलयन आपका है, ये आपका है एक, ठीक है, नमक का सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है जल, ठीक है, पानी, ये आपका जल हो गया और ये पानी। तो जब इसमें हम दोनों अंडे को क्या करते हैं, डालते हैं, अब देखिए बात समझिएगा, जब इसमें हम अंडे को डालते हैं तो होता क्या है, देखिए इस अंडे को लाकर इसमें भी डाल दिया और इस अंडे को लाकर इसमें भी डाल दिया। ये अब बात समझिए, देखिए दोनों अंडे को हमने इसमें डाल दिया, डाल के कुछ समय के लिए छोड़ दिए, जब कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है यहाँ पर, ये कलर दोनों के आपको दिख रहे हैं, चलिए इनके कलर बदल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ नहीं सर अंडा तो है। अब आप कहोगे सर अंडा गुलाबी कब से होने लगा, हाँ भाई अंडा तो गुलाबी नहीं होता, होता है, तुम देख नहीं, लाल होता है अंडे का रंग, कुछ अंडों का रंग लाल, ठीक है। अब देखो बात को समझो, समझ लो आप, ठीक है, यहाँ पर कलर आपको साफ साफ स्पष्ट क्लियर देखिए, इसलिए ऐसा कर दिए। देखिए ये इस अंडे को डालें, जब आप नमक के सांद्र विलयन में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो अंडे के अंदर द्रव होता है उसका सांद्रता है वो नमक की सांद्रता से कम होता है, नमक की सांद्रता से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि इसमें जो द्रव होता है इसमें से बाहर चला जाता है, द्रव कहाँ चला जाता है, बाहर। अभी जब बाहर चला गया तो होता क्या है, बाहर चले जाने की वजह से यहाँ पर जो आपका ये अंडा है ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है मीन्स क्या हो जाता है सर, मीन्स इस, ये यहाँ से जो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा हो जाता है, ये एक्चुअल अंडा हो, मीन्स पहले जितना था उसका कुछ कम मात्रा, पहले जो था उससे क्या हो कम, क्यों, क्योंकि ये सांद्र विलयन रखे तो इसके अंदर का द्रव बाहर चला गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हम आशुद्ध जल में रखें, मतलब यहाँ पर फिर बोल सकते हो एक शुद्ध जल में रखें, तो शुद्ध जल की जो सांद्रता है वो उससे अंडे की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, यानी अंडे की सांद्रता शुद्ध जल से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ विलायक कहाँ आएंगे, अंदर, यहाँ विलायक कहाँ आएंगे, यहाँ पर विलायक आपके आएंगे अंदर, अंदर। अगर विलायक अंदर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है विलायक अंदर आ रहे हैं, तो जब विलायक अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि अंडे का आकार बढ़ जाए, अंडे का आकार बढ़ जाएगा,
ये देखिए अंडे का आकार बढ़, इस तरीके से। तो अब इस बात को समझिए आप कि अंडे का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसी अंडे को देखो हम ना डाला, एक को डाल दिया नमक में तो ये अंडे छोटा हो गया, एक को डाल दिया इसमें तो बड़ा हो गया। मीन्स ये पराशरण की क्रिया है जो स्वतः होती है, और डिपेंड करता है किस तरीके की विलयन हम डालें। अगर उससे तनु था, देखिए यहाँ पर क्या था, इससे सांद्र विलयन डाल दिया, सांद्र विलयन डाल दिया तो द्रव बाहर चला गया, इससे और सिकुड़ गया। इससे तनु विलयन डाल दिया तो द्रव अंदर आ गया, इससे और फूल गया। तो ये पराशरण का एक उदाहरण है कि हाँ सर हम इस चीज को समझ सकते हैं, इस तरीके यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं पराशरण के प्रकार। क्या पराशरण के प्रकार क्या होते हैं, बिल्कुल से पराशरण देखिए क्या बोलते हैं। तो पराशरण की क्रिया दो प्रकार से होती है, पराशरण की क्रिया दो प्रकार से होती है जो कि निम्न है। अब देखिए एक अंतः पराशरण होती है, एक बाह्य पराशरण। क्या क्या, किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश की बाह्य परत से होकर किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश फूल जाता है। अब देखो जब किशमिश को अगर पानी में डाल दो, भेज दो, तो क्या होता है, किशमिश के अंदर की सांद्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाहर द्रव आपका क्या है, कम। तो विलायक के अणु क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से अंदर आ जाते हैं, तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो ये क्या सही है, अंतःप्राशन। यानी ऐसी बात समझो कि जब विलायक के कण बाहर से अंदर आते हैं, विलायक के कण जब बाहर से अंदर आते हैं तो उस प्रकार के जो पराशरण होता है उसे बोलते हैं अंतःपराशरण। अब इस चीज का एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, अंदर आए तो ये यहाँ पर जो पराशरण हुआ ये आपका है अंतःपराशरण। ये किसका उदाहरण है, ये अंतः पराशरण का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें जो द्रव है या जो विलायक को कहाँ रहा, अंदर आ। वहीं पर देखिए अगली दूसरा आपको होता है बाह्यपराशरण, एक्सोमोसिस। एक्सोमोसिस क्या होता है, तो देखो अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर, अगर अंगूर को आप सांद्र नमक या चीनी के घोल में डाल दो तो अंदर से जल अंगूर के बाहर परत को पार करके चीनी या नमक के घोल में चला जाता है, अतः अंगूर सिकुड़ जाता है। सिकुड़ गया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर द्रव बाहर चला गया। तो जब द्रव बाहर चला जाता है, विलायक बाहर चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बाह्य पराशरण। तो ये आपका किसका उदाहरण है, बाह्य पराशरण। बाह्य पराशरण ये किसका उदाहरण है, ये आपका है बाह्य पराशरण का। चलिए ये आपका बाह्य पराशरण का उदाहरण। तो समझ में आ गया आपको क्या है कि अंतः पराशरण क्या होता है और बाह्य पराशरण क्या होता है। बिल्कुल सर, जब विलायक के कण अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं तो क्या होता है, अंतः पराशरण। जब विलायक के जो अणु होते हैं वो अंदर से अगर बाहर चले जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य पराशरण। दोनों बात क्लियर हो गई, चले आगे। चलिए ये तो अगर बात क्लियर हो गई तो हम पढ़ते हैं पराशरण दाब। अब देखिए हमने पराशरण समझ लिया, अब पराशरण दाब की बारी कि पराशरण दाब क्या होता है। चलिए अब पराशरण दाब को समझते हैं। ठीक है, अगर पराशरण दाब की बात की जाए, देखिए पराशरण दाब होता क्या, तो यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये 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 आपके लिए एक फिगर ड्रा कर दिए। ठीक है, अब ये फिगर ड्रा कर दिए, देखिए इसके बीच में रख दिया एक क्या, एक रख दिया अर्धपारगम झिल्ली। क्या रख दिया, अर्धपारगम झिल्ली। ये आपका हो गया अर्धपारगम झिल्ली। चलिए ये आपका हो गया अर्धपारगम झिल्ली। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए इसमें हम कर रहे हैं एक तरफ आपका कर रहे हैं क्या, विलयन। क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपका कर रहे हैं विलयन और एक तरफ कर रहे हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, अब बात समझिएगा। देखिए अभी विलयन विलायक में तो अंतर है, सब समझ में आ रहा है, आएगा ये। देखो इसमें विलय के कण हैं, इसमें विलय के कण हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया विलय। और इसमें विलय कण नहीं, शुद्ध विलायक। अब इस चीज को देखिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है क्या, ये आपका है विलयन और ये आपका क्या है, ये आपका है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। अब आप ये बताओ कि जब शुद्ध विलायक को और विलयन को आप आपस में किसी अर्धपारगम झिल्ली से, किसी अर्धपारगम में, अर्धपारगम में झिल्ली से, अर्धपारगम झिल्ली से जब क्या होता है, देखिए अर्धपारगम ये झिल्ली है, इसको से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अर्धपारगम झिल्ली से जब क्या होता है, ये इस दिशा में जाएगा, बोलिए यहाँ पर जाएगा नहीं, क्या ऐसा होगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। यानी यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली से विलायक सूत्र इधर जाएगा। अब इस क्रिया को हम रोकना चाहते हैं कि परासरण की क्रिया ना हो। इस क्रिया को रोकने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रोकने के लिए इस क्रिया को हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलयन पर क्या करेंगे, विलयन पर एक दबाव एक दाब डालेंगे। ठीक है, इस विलयन पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ दबाव डालेंगे। जब इस पे हम दबाव डालेंगे नीचे की ओर तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अणु, देखिए यहाँ पर सूत्र आ रहे थे, लेकिन जब इस पे हम दबाव डालें तो वह न्यूनतम दाब,
बात समझिएगा, वह न्यूनतम दाब जिसको लगाने पर विलायक के जो कण हैं वो विलायक से विलयन की ओर ना आ पाए, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब। तो क्या बात को क्लियर होगी कि परासरण की क्रिया है, जो परासरण क्रिया स्वतः आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम विलयन पर कुछ दाब लगाते हैं। तो वह दाब जिसको लगाने से विलायक के कण इस तरफ नहीं आते हैं, यानी परासरण की क्रिया नहीं होती है, उसी दाब को बोलते हैं परासरण दाब। ये हर विलयन का अलग अलग मान होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी विलयन का समान होगा, जैसे विलयन होंगे वैसा उनका परासरण दाब। देखो यहाँ पर साफ साफ पढ़ लो इस चीज क्या लिखा है, यही लिखा है, कुछ और लिख दिया है कि किसी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। तो क्या बात को क्लियर हो गई, परिभाषा समझ में आ गया कि यहाँ पर जो दाब लगेगा, ये जो दाब है, जो दाब यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो दाब लग रहा है, यहाँ पे जो दाब लग रहा है, इसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब। परासरण, ठीक, यानी इसके जो आपका परासरण क्रिया उसको रोकने के लिए आवश्यक जो दाब होता है उसे बोलते हैं परासरण। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सी बात थी, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बस आप मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको इशू नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना, छोटा छोटा डाउट वो भी क्लियर हो सके, इसीलिए आपको एकदम बेसिक से एकदम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी शब्द समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पर आपको परिभाषा हम पढ़ के समझा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उन हर शब्द का मतलब समझो जो यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है, क्यों यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका आता है परासरण दाब के नियम। अब देखिए परासरण के दाब जो है, परासरण दाब के कुछ नियम है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अनुसंग गुणधर्म। अनुसंग के गुणधर्म में कुछ ना कुछ नियम आएगा ही कि हाँ सर ये जो गुण है ये कणों के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, तो किस तरीके से निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परासरण दाब को बताया था वान ठाप ने, लेकिन वान ठाप ने खुद से कोई नियम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे दिया, नहीं, इन्होंने कुछ लोगों के नियम को लिया, उन नियमों को आपस में मिलाया और तब एक अलग से नियम दिया जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो वान ठाप ने बताया कि तनु विलयनों के परासरण दाब का पर सांद्रता व ताप का प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इन कारकों का प्रभाव गैसीय दाब पर होता है। मीन्स यहाँ पर सांद्रता का जो परासरण दाब है उस पर गैसों के लिए जो ताप और सांद्रता दो पद है, ताप और सांद्रता का प्रभाव एकदम उसी से पड़ता है जैसे कि इसका प्रभाव गैस पर पड़ता है। इस आधार पर वान ठाप ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, तनु विलयनों का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किस प्रकार है, देखिए सबसे पहले उन्होंने बायल का नियम से, देखो बायल के नियम को उठाया और नाम दिया गया बायल वान ठाप नियम, यानी बायल ने उनको नियम उठाया, बायल के नियम उठाया वान ठाप ने, अब उसको बताया। तो क्या कहा इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी अगर तापमान स्थिर, तापमान क्या हो, स्थिर हो, तो विलयन का जो परासरण दाब, अच्छा परासरण दाब को किससे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो परासरण दाब को देखिए प्रस्तुत करते हैं पाई से, किससे, पाई से, पाई होता है परासरण दाब। तो यहाँ पर परासरण दाब आपका जो पाई है, पाई, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विलयन की सांद्रता सी के, किस कंडीशन में, ये आपका समीकरण बनाते हैं फर्स्ट, जब क्या हो, तापमान स्थिर हो, तापमान स्थिर हो, जब तापमान स्थिर होता है तब यहाँ पर क्या होता है, सांद्रता के अनुपाती होता है क्या, परासरण दाब। सांद्रता जितना ज्यादा होगा उतना परासरण दाब ज्यादा होगा, बिल्कुल सर, जितना ज्यादा परासरण आपका सांद्रता होगा उतना ज्यादा परासरण दाब। चलिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर कहा विलयन का आयतन जिसमें विलय की मात्रा निश्चित खुली हो, अब ऐसा नहीं कि आप कितना भी आयतन लेकर उसमें कर रहे हो, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में जब कुछ खुला होता है तो ही सांद्रता होती है इस चीज को, ये तो बैल के नियम ले लिया। फिर उन्होंने और नियम लिया, चार्ल्स वान ठाप लिया, यानी इन्होंने चार्ल्स के नियम को उठाया। चार्ल्स का नियम क्या था, तो देखिए स्थिर सांद्रता पर, अब चार्ल्स ने कहा था कि सांद्रता अगर स्थिर हो तो किसी विलयन का जो परासरण दाब है उसका परम ताप समानुपाती, परम ताप को बोलते हैं कैपिटल टी। तो इन्होंने कहा कि पाई जो है वो अनुपाती है कैपिटल टी के, कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी आपका है परम तापमान, ये आपको बना देते हैं समीकरण 2। लेकिन ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर सांद्रता कैसी होनी चाहिए, सांद्रता नियत होनी चाहिए, मतलब स्थिर होनी चाहिए, ऐसा नहीं सांद्रता बदल रहा, सांद्रता का नियत है तो उसके परम ताप के परासरण ताप अनुपाती होता, जितना उसका परासरण ताप परम ताप ज्यादा होगा उसका परासरण ताप उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना परासरण ताप कम होगा।
फिर इन्होंने देखिए एक सामान्य समीकरण लिया। सामान्य समीकरण क्या लिया? दोनों समीकरण को इन्होंने मिला दिया। दोनों समीकरण जब मिला दिया तो क्या बना यहाँ पर? देखिए, इन्होंने जब दोनों समीकरण को मिलाया तो क्या बना? देखिए, दोनों समीकरण को मिलाने पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड पे जब मिला दें तो यहाँ पर आ जाता है आपका पाई अनुपाती है किसके? सी टी। सी क्या है आपका सांद्रता है, टी क्या है परंपरा। अब ये अनुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने यहाँ कोई ना कोई नियतांक गुणा करना होगा। तो पाई बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए आर सी टी। आर क्या है? आर एक गैस स्थिरांक, गैस नियतांक है जो यहाँ पर लगा है। तो अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। देखो, इसका लिखने का सही क्रम होता है कि आप लिख दो इसको पाई बराबर सी आर टी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, पैरा सी आर टी। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, डिटेल करते हैं। देखिए पाई बराबर सी आर टी है। अब सी जो सांद्रता है, तो सांद्रता क्या होती है? देखो, सांद्रता होता है आपका मोलों की संख्या, ठीक है। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता आपका होता है सी बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या होती है आयतन। तो यहाँ से अगर आप सी बराबर ये लिखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा पाई का मान, पाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका एन भी अपान इंटू आर टी। अब इस तरीके से ये आपका आ गया। अब देखो भी को इस तरह परेशान कर तो किया जाता है आपका पाई भी बराबर एन आर टी, ये। अब यही फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला बनता है। देखिए ये जो फॉर्मूला आपका बना है, ये परासरण का मुख्य फॉर्मूला बनता है, मेन सूत्र होता है क्या? पाई भी बराबर होता है एन आर टी। पाई क्या है आपका? परासरण था। भी क्या है? विलयन का आयतन। एन क्या है? मोलों की संख्या। आर क्या है? गैस स्थिरांक। और टी क्या है? तापमान, परम ताप। तो देखो यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं आर जो आपका है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर आर है, ये है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। अब इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे एकदम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला क्या है, क्या है? पाई भी बराबर एन आर टी। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हमारे सामने बनकर तैयार होकर आ गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, तो हर एक टॉपिक मतलब हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर कवर कर दे रहे हैं कि क्या कौन सी चीज है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें पाई की, तो पाई आपका है परासरण दाब, परासरण दाब। भी क्या है? देखिए भी आपका है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन क्या है? आयतन। फिर यहाँ पर यन क्या है सर? यन आपका है विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, ओके सर। टी क्या है? टी आपका है विलयन का परम ताप, विलयन का परम ताप जिस पर काम हो रहा है। और आर क्या है? आर है आपका गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक जिसका मान होता है सर आर रहा होता है 8 दशमलव, ये अब देखिए जैसे 3 मान होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका 8.21 जूल प्रति केल्विन मोल, ये आपका होता है। दूसरा आपका होता है आर, देखिए एक होता है यहाँ पर आपका, ये आपका आता है 2 कैलोरी, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। और एक आपका आता है यहाँ पर 0.0821, ठीक है। ये एटीएम, एटीएम प्रति, एटीएम लीटर होता है, एटीएम लीटर प्रति केल्विन मोल, ठीक है। ये आपके आर के कुछ मान है जो आपको लेना है। अब डिपेंड करता है कैसा आपको मान दिया, जैसे जिसमें जूल में दिया होगा, कैलोरी में दिया होगा, आपका आपका एटीएम लीटर में दिया होगा, जिसमें भी दिया होगा आपका, उस चीज को आप यहाँ सॉल्व करके लिख सकते हैं तो आपका आ जाएगा आर का वैल्यू। तो ये आपका काफी ज्यादा वैल्यू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी सभी आर की ही वैल्यू है, आर बराबर ये सब चीजें होती हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया परासरण दाब। हमने समझ लिया परासरण दाब क्या होता है, कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसके बाद आता है समपराशरी विलयन, अति पराशरी तथा अद्य पराशरी विलयन। मतलब विलयन के प्रकार पराशरण के आधार पर हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि विलयन के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन जिनके पराशरण ताप समान ताप पर समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसे विलयन जो मतलब अलग अलग पदार्थ ही बने, ठीक है।
अलग प्रकार के बने, लेकिन उनका अगर तापमान समान है, अगर उनका तापमान समान है तो उनका परासरण दाब भी समान हो जाए, तो इस प्रकार के जो विलयन उनको क्या बोला जाता है, समपराशर विलयन। जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर दोनों के लिए रख दिया जाए तो दोनों का परासरण दाब लगभग बराबर है, दोनों परासरण दाब क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं समपराशरी। समझ में आ गया? इस तरीके देखिए आपका अर्धपराशरी विलयन और अतिपराशरी और अर्धपराशरी विलयन, इसका मतलब सिंपल सी होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दी से बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, 2 विलेन ले रहे हैं, कितने विलेन, 2 विलेन। 2 विलेन में मतलब आपका एक विलेन इस तरफ है और दूसरा विलेन आपका इस तरफ है, ठीक है। अब देखिए हमने 2 विलेन ले लिया, अब इसमें जो विलायक के कण है, विलायक के कण, तो जो विलायक के कण है वो आपका इधर से इधर है। तो अब बताइए विलायक के कण तनुशेष किसे जाते हैं, सांद्र। मीन्स यहाँ पर देखिए जिधर से विलायक के कण जा रहे हैं दूसरी ओर, तो इससे इससे आ रही है, मतलब ये वाला जो विलेन होगा इसके पराशरण क्रिया को रोकने के लिए इस पे दाब ज्यादा लगाना, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ये क्या है, ये आपका है अति पराशरी। कैसा है, अति पराशरी, ठीक है। ये आपका है अति पराशरी विलयन। लेकिन इसको अगर विलायक से आप अलग रखेंगे, समझो जैसे, अब बात समझिए, अगर इसको आप शुद्ध रूप से विलायक से अलग रखेंगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन किसमें दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो जिसमें दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा वो अति पराशरी, जिसमें दाब कम लगाना पड़ेगा वो अध्य पराशरी। तो ये आपका होगा, इसमें कम लगाना पड़ेगी तो ये आपका होगा अध्य पराशरी, अध्य पराशरी विलयन। ये आपका होगा अध्य पराशरी, ठीक है। तो अध्य पराशरी अध्य पराशरी समझ आ गया, जिसमें दाब कम लगाना पड़े वो अध्य पराशरी, जिसमें दाब ज्यादा लगाना पड़े वो अति पराशरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर नोट बहुत जरूरी है, आपका नोट पॉइंट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, अति पराशरी तथा अध्य पराशरी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह अध्य पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर होता है। मतलब हमने क्या किया, आपको डायरेक्ट यही नोट वाला ही बता दिया पॉइंट, ठीक है, ताकि आप क्लियर कर पाओ। और इसका जो यहाँ पर लिखा है, ये चीज लिखा है किसके लिए, शुद्ध विलायक की अवस्था, अगर आप शुद्ध विलायक से अलग रखते हो तो जो अति पराशरी होता है इसमें कम दाब लगाना पड़ता है, अध्य पराशरी में ज्यादा लगाना, यही चीज यहाँ पर लिखा है। चलिए अब आगे आता है असामान्य मोलर द्रव्य। सर असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, समझ लो आप, ठीक है। देखिए वन हाफ गुणांक में इसमें आता है थोड़ा सा, ठीक है। जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलय का विलायक में संगुणन अथवा विभोजन होता है। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप उनको घोलो, अगर विलायक को विलायक में घोलो तो या तो टूट जाते हैं, एक जैसे एक आयन आपने दिया या एक अणु दिया, लेकिन वो वहां पर टूट के 2 से 3 अणु बन गए, क्योंकि आप जानते हो पढ़ के अणुसंख्य गुणधर्म, तो इसमें क्या हो गया, अणुओं की संख्या तो बढ़ गई या तो घट गई, कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कभी जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अणुओं की संख्या कम ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से कुछ उसमें असमानताएं आ जाती हैं। तो इसी चीज के लिए उन्होंने एक अलग से चीज दिया, एक अलग गुणांक दिया। अब देखिए वियोजन होने पर अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा ज्ञात किया गया मूलत द्रव्यमान असमान, मूलत द्रव्यमान क्या होता है, असमान हो जाता है। अर्थात संगुणन पर अणुसंख्याओं में कमी आ जाती है, जबकि वियोजन पर अणुसंख्याओं में बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, संगुणन हो जाएगा तो दो, जैसे आप उसने 10 परमाणु डाले, अब उसमें से सभी दो आपने अलग डाला तो दो दो बना दिए, तो 10 परमाणु डाले तो 5 ही है। अगर हो सकता है आपने 10 डाला है और टूट जाए, एक को दो भागों में टूट जाए तो 20 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, संख्या बढ़े घट जाएगी, तो समान मूलत द्रव्यमान जो होगा वो बदल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे, उसके लिए वन हाफ ने एक गुणांक दिया जिसे कहा जाता है वन हाफ गुणांक। अब ये वन हाफ गुणांक क्या होता है, तो देखो वन हाफ गुणांक जो आपका होता है, वन हाफ ने देखा कि विद्युत अपघट्यों के अणुसंग गुणधर्मों के समान समान सांद्रता वाले विद्युत अन्य अपघट्यों से सदैव अधिक होता है, यानी जो विद्युत अपघट्य है उससे अन्य अपघट्य से सदैव सामान्य होता है। इसी प्रकार विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों के अणुसंग गुणधर्मों के मान समान सांद्रता वाले विद्युत अनवघट्य के मान से सदैव कम होता है। अगर संगुणन होता है कम हो जा रहा है और वियोजन होता है ज्यादा हो जा रहा है। तो इस चीज को उन्होंने कैसे दर्शाया, देखिए इस चीज को उन्होंने कहा कि एक हम नियम देते हैं। देखिए आई बराबर, आई क्या, आई आपका है वांट हाफ गुणा, ये क्या आपका, ये आपका है वांट हाफ गुणांक, यानी यहाँ जो लिखा है यही आपका आई। तो ये होता क्या, तो वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंग गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व गुणधर्म का समान, इस तरीके से आप वन हाफ गुणांक निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये आप वन हाफ गुणांक निकालने के बाद क्या देखो, देखो इसके बाद यही आपका होता है आई। अब आई के अनुसार आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। देखिए एग्जांपल ये कि अगर आपने क्या किया, CH3COOH, H टी के हम लोग को आपने डाला पानी, इसमें क्या होता है, ये डायमर बनाते हैं, यानी बनाते हैं CH3COOH का डुएलर बना देते हैं, डायमर बना देते हैं।
तो यहाँ पर अब देखिए हमने एक अणु दिया है, 2 अणु हो गए, मतलब क्या हो रहा है, संगुणित होगा। क्या हो जा रहे हैं? संगुणित हो रहा है। तो संगुणित हो जा रहा है मतलब अब बात समझो आप कि आपने अगर यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पर कितने हो गए? 1। तो जब संगुणन की अवस्था आती है तो अगर आप यहाँ से I के मान निकालो, किसका मान निकालो? I। तो I के मान अगर निकालोगे तो देखो संगुणन या वियोजन के बाद जो आपका संख्या आएगी तो कितना है यहाँ पर? 1। लेकिन आपने दिया कितना? 2। तो I के मान कितना आ गया? 0.5। अब यही I के मान जो असमान मूल्य द्रव्यमान था उसको सामान्य कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे सर? तो देखिए हमने 4 यहाँ पर पढ़े थे क्या? अणुसंग गुणधर्म। पहला आपका क्या था? पहला आपका था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। क्या था? वाष्प दाब में अपेक्षित अपेक्षित अवनमन अवनमन। तो जो आप वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन था ये क्या था? देखिए आपका था ये पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आपका था यक्स बी। बिल्कुल सही। तो यक्स बी और हमने यहाँ पर सूत्र भी रखा था। जब सूत्र आप रख देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मोलर आई का गुणा हो जाता है। जैसे अपने तनु के लिए देखा था क्या था? पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये था। इसमें आप यहाँ पर आई का क्या कर देंगे? यहाँ पर आप आई का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आवांठा गुणांक यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर होगा अगला फार्मूला, ठीक है। ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया। ये वाजदा में अपेक्षित अनुमान को। इसी तरीके से आपने एक चीज पढ़ा था, दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था यहाँ पर, देखिए दूसरा आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में जो उन्नयन आपने पढ़ा, उन्नयन, तो उन्नयन क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो क्या होता है? देखिए वो होता है आपका डेल्टा टी बी इजकल टू, यहाँ पर के बी इंटू यम था, या आप इसको लिख सकते हो मोलरता पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जब आप क्या कर देंगे, वन था गुणांक का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपको करना होगा आई का मल्टीप्लाई। इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या? उतरांक में उन्नयन। तो बस सिंपल सभी में आई का मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। क्या करना था? आई में मल्टीप्लाई। इस तरीके से दो और बच्चे उनका भी हम कर देते हैं। देखिए तीसरा आपका क्या था? तीसरा आपका था हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन, अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जो था वो क्या था? देखिए वो था आपका डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पर आपका था कि एफ इंटू यम। यम क्या है? मोलरता, मोललता। तो यहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पूरा कर दीजिए आपको इसका आई का, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? सभी में बस आई का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी में आई का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सभी में जब आई का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसका मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इसको चौथा आपका परासरण दाब, परासरण दाब। तो क्या बोलते हो? परासरण दाब का फॉर्मूला याद है कि इसको भूल गए? अरे भाई अभी की क्लास में तो रन किए इस चीज को, ये तो पीछे वाले थे इनको बता दिया आपको, लेकिन ये तो पता है, ये तो अभी किए हो। हाँ सर ये हमने अभी किया। तो क्या था? पाई भी बराबर एन आर टी, बोलो यही है। चलिए ये थोड़ा सा आपका गलत हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या, पाई भी बराबर एन आर टी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसका? आई का। आई की मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया आपका असमान मूल द्रव्यमान के लिए परासरण। ये 4 फॉर्मूले आपको जो बनाए हैं यहाँ पर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें वन हाफ गुणांक का गुणा हो गया, सिंपल, कुछ नहीं होता। मूल द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको हम करके दिखा दिए कि जैसे यहाँ पर दो अणु मिल गए, यहाँ पर अलग हमने दो दो अणु दिए थे लेकिन ये एक अणु बना दिए। तो इस तरीके से आप परीक्षण के बाद कितनी संख्या है, परीक्षण पहले कितनी संख्या थी, बस इतना, इससे आपका आई मान निकल जाएगा और डेफिनेटली आप इस चीज को कर सकते हो। तो यह आज की क्लास खत्म हो चुकी और साथ ही आपका ये चैप्टर भी विलयन पूरा समाप्त हो चुका। तो अब आपको पूरे लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं, आप चैनल पर ही बार आए हैं, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आपने उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया तो उनका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उनको देख लीजिए। और साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ से सभी जो यहाँ पर लिखे है, देखिए जो हमने हैंड रिटन लिखा है, ये सभी आप नोट्स अगर नहीं बना पाए हो वैसे आपको क्लास के साथ इसको बनानी चाहिए। और अगर नहीं बना पाए हो तो जेपी साइंस क्लासेज, जेपी साइंस क्लासेस के नाम से यहाँ पर क्या है, जेपी साइंस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आपका है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, उस पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट।